जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद पंडित गौड़ में। आज की चर्चा का विषय है अस्त ग्रह। ये समझने की कोशिश करेंगे कि ग्रह कब अस्त होते हैं, कब नहीं होते, उनका क्या प्रभाव होता है, सभी लग्नों पर उसका क्या एक जैसा प्रभाव होता है। इसी सब जो विषय की गहराई है उसको समझने का प्रयास करेंगे। पूरी कोशिश करूंगा कि एक भी बात ना छूटे जो आपको बताने से रह जाए। जितने भी सवाल पूछे गए हैं उन सभी को एक एक करके लेंगे और उसी विषय जिससे ये विषय और अधिक क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला सवाल है कि अस्त का अर्थ क्या है। सभी ग्रह केवल सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। उनका जो भी प्रकाश हमें दिखता है, जो भी चमक हमें दिखती है, वो सूर्य के कारण है। सूर्य की रोशनी उन पर पड़ती है जिससे वो चमकते हैं। तो अकेला सूर्य ऐसा है जिस पर अपनी दीप्ति है, अपना प्रकाश है। जब भी कोई ग्रह उसके चलते चलते बहुत पास आ जाता है तो वो ग्रह उसके प्रकाश में लुप्त हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है, क्योंकि उसकी अपनी जो प्रकाश की स्थिति है वो बहुत कम और सूर्य के प्रकाश की स्थिति बहुत ज्यादा होती है। तो उसकी इंटेंसिटी में वो छुप जाता है, दिखना बंद हो जाता है। तो इसे कहते हैं ग्रह का अस्त होना। एक बात तो ये हो गई क्लियर। अच्छा, सवाल ये आता है कि कब, जब सूर्य से हर ग्रह कुछ फिक्स डिग्री पर आता है तब अस्त होता है। एक और यहां बड़ा अच्छा सवाल मेरे से पूछा गया, वो ये था कि सारे ग्रह अस्त होते हैं? नहीं, राहु और केतु छाया ग्रह हैं, इसलिए वो कभी भी अस्त नहीं होते। और बुध ग्रह को अस्त के प्रभाव से मुक्त समझा जाता है, यानी उस पर अस्त होने का प्रभाव नहीं गिना जाता है। अब कुल 9 ग्रह हैं, सूर्य सबको अस्त कर रहे हैं, इसलिए वो तो अस्त हो नहीं सकते। बुध अस्त माने नहीं जाते और राहु और केतु हो नहीं सकते। 4 ग्रह तो फ्री हो गए। अब केवल 5 ग्रह हमारे पास रह गए, मंगल, गुरु, शनि, चंद्र, शुक्र। अब इन्हीं का अस्त या ना अस्त आएगा, जो भी आएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको इन 5 ग्रहों का यानी 6 ग्रहों के बारे में बता देता हूं। कब ग्रह अस्त हो जाते हैं? अगला सवाल क्या आया, ग्रह कब अस्त हो जाते हैं? हर ग्रह के लिए अलग अलग डिग्रियां हैं जिस पर वो अस्त होते हैं। डिग्री का भाव क्या है कि देखिए, अगर यहां ये जो मेरी उंगली चली ऐसे, इसे सूर्य समझ लीजिए और इस उंगली को समझिए कोई और ग्रह, एग्जाम्पल मंगल। तो इतनी दूरी पर आने पर ही अस्त होगा। अस्त 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 अस्त, और इससे इतना ही दूरी तक जाने पर भी अस्त ही काउंट होगा। ये बात समझ आई? यानी अगर मैं जब ये कह रहा हूं कि मंगल 17 डिग्री के अंतर या उससे कम पर अस्त हो जाता है, तो वो सूर्य से आगे और सूर्य से पीछे दोनों सूरतों में अस्त हो जाएगा। सभी ग्रहों की डिग्रियां आप देखिए, मंगल 17 डिग्री, सूर्य से आगे या पीछे बराबर गिना जाएगा, अस्त होगा। गुरु 11 डिग्री तक, शनि 15 डिग्री, चंद्र 12 डिग्री, शुक्र 9 डिग्री और बुध 14 डिग्री। बुध को अस्त ले रहे हैं लेकिन उसका प्रभाव नगण्य होता है, ना के बराबर होता है, इसलिए उसे लेना या नहीं लेना बात बराबर ही है। तो अभी तक हमें पता चला अस्त क्या होता है और अस्त कब होता है। अब एक सवाल यह था कि अगर अलग अलग राशि में ग्रह हो, जैसे सूर्य किसी और राशि में हो और दूसरा ग्रह किसी और राशि में हो, तो क्या वो अस्त हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। 2 अलग अलग राशियों से हमें कोई भाव यहां पर नहीं है। हमारा अर्थ यहां ये नहीं है, हमारा अर्थ डिग्रियां देखने से। आपको वो डिग्रियां देखना सीखना है। उन डिग्रियों की रेंज में अगर वो आ गया तो ग्रह अस्त हो जाएगा। समझिए एक बात को ऐसे ही कि सूर्य जो है एक अलग घर में बैठा है और ग्रह दूसरे घर में बैठा है, मान लीजिए। तो सूर्य की डिग्री है 29 और अगले भाव में जो ग्रह बैठा है, समझिए शुक्र, उसकी डिग्री है 1। तो अब इन दोनों का डिफरेंस रहा कुल मिला के 3। तो यहां भी अस्त होगा, यानी सूर्य और ग्रह आगे पीछे के भाव में भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उन्हें एक ही भाव में होना चाहिए तभी अस्त होगा। तो ऐसे भी वो अस्त हो जाते हैं।
तो ये बात भी क्लियर हो गई कि अलग अलग भाव में हो, हमें डिग्रियों के अंतर पे विशेष ध्यान देना है। ऐसा नहीं सोचना है कि ग्रह अलग राशि में गया तो अब अस्त नहीं होगा। अब आता है कि क्या सचमुच इतनी डिग्री पे ग्रह अस्त हो जाते हैं? देखिए, ये वो ज्ञान था जो किताबों में मैंने पढ़ा और आपको कहा। मेरी तरह और भी बहुत लोग, मैं तो सीख रहा हूं, लेकिन जो बहुत विद्वान हैं उनका भी यही मत है कि कम से कम उसका डिग्री डिफरेंस 8 से ज्यादा या 9 के आसपास होना चाहिए। यानी 9 डिग्री तक ग्रह उतना भारी कुप्रभाव अस्त का नहीं देता जितना उसके बाद देता है। इसे ऐसे समझिए कि यहां से चलना शुरू हुआ कोई ग्रह, जैसे मंगल 17 डिग्री पर अस्त है और यहां आके वो 9 डिग्री के अंतर पे आया, तो उसको वास्तविक अस्त के प्रभाव यहां से लेके यहां तक देगा, ना कि यहां से लेके यहां तक। ये अनुभव की बात है। तो इसे आप 9 डिग्री के आसपास मान के चलिए। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये अनुभव पर आधारित बात है जो मैंने आपसे बयान करी। अब आता है कि इसका शॉर्टकट क्या है, कैसे आराम से इस बात को हम ढूंढ लें। तो अगर हम जन्म कुंडली और नवंश कुंडली को एक साथ रखें और सूर्य और उस ग्रह जो अस्त हुआ है नवंश में वो 3 घर से ज्यादा आगे निकल जाए, यानी जहां नवंश में है वहां से वो 3 भाव आगे निकल जाए, तो फिर वो अस्त के प्रभाव से बाहर हो जाता है, आगे या पीछे जैसे भी मर्जी। एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए। देखिए यहां पर वैसे ही सारे एग्जाम्पल अस्त के ही हैं, लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल देख लीजिए कि यहां पर ये जो पहली मैं जो कुंडली आपको दिखा रहा हूं, इसमें सूर्य और मंगल दोनों तीसरे भाव में है। वृश्चिक राशि में सूर्य की 25 डिग्री है और बुध की 20 डिग्री है। इसका अर्थ क्या निकला कि यहां पर इन दोनों का जो डिग्री डिफरेंस है वो आया केवल 5 का। तो ये तो कन्फर्म है कि अस्त है। अब नवांश कुंडली में इसे देखेंगे तो जो बराबर में ही बनी हुई है, बाई चांस नवांश लगन भी इनकी कन्या ही है, तो यहां पे मंगल और सूर्य के बीच में केवल 1 भाव का ही फर्क है। तो यहां निश्चित रूप से वो अस्त है। अगर आपको डिग्रियां भी नहीं पता हो, केवल आप नवांश में भी देखना चाहें, ये ज्यादा इजी शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूं, तो होगा। अब कल्पना कर लें कि ये मंगल एक घर में नहीं होता, मतलब एक घर का फर्क नहीं होता, और सूर्य और मंगल के बीच में 4 डिग्री का होता। एग्जाम्पल, सूर्य इसी कुंडली में जहां पर लिखा है वहीं लिखा होता, जैसे नवांश में लिखा है, कहां पे लिखा है, कुंभ राशि में, और मंगल होता तुला राशि में, तो हम ये कहते हैं कि मंगल वास्तविक अस्त के प्रभाव से अब दूर है। अस्त तो है पर अब उतना अधिक उसका प्रभाव नहीं होगा जितना अधिक प्रभाव हम मान के चल रहे हैं। तो ये एक आसान सी बात है, मेरे ख्याल क्लियर हो गई होगी। नवंश में कैसे देखना है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए इस एग्जाम्पल में ध्यान दीजिए, ये कर्क लगन की कुंडली है और इसमें जो स्थिति है वो ये है कि सूर्य और मंगल दोनों वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं 5वें भाव में। सूर्य 5 डिग्री और मंगल 7 डिग्री, केवल 2 डिग्री का अंतर है। इसका कंफर्म अर्थ हो गया कि मंगल पूर्ण अस्त है। नवांश कुंडली में देखा तो दोनों 1 भाव के आगे पीछे हैं, तो इस हिसाब से ये पूर्ण अस्त गिना जाएगा। तो आपने ये देखा। इसको भी अगर मैं फिर समझाऊं कि मंगल अगर यहां पर थोड़ा और आगे होता, यहीं पर नहीं होता, 2-3 घर और आगे निकल जाता, तो इसका अर्थ होता कि वो अपने अस्त के प्रभाव से बाहर है, उतना ज्यादा इफेक्ट देगा नहीं। एक और एग्जांपल ले लीजिए, इसमें एक साथ 2 ग्रह अस्त हैं। इसमें देखिए सूर्य, गुरु और शुक्र की बात यहां की जा रही है। सूर्य 14 डिग्री, गुरु 17 डिग्री और शुक्र की डिग्रियां 11 हैं। तो दोनों ही ग्रह पूर्ण रूप से अस्त हैं। दोनों ही कहां बैठे हैं, सूर्य, गुरु और शुक्र तुला में 7वें भाव में, लेकिन नवांश में 1 गुरु आगे है और शुक्र 1 भाव पीछे, तो पूर्ण रूप से यहां पर ये अस्त हो गए। लेकिन अगर ये 3-3 घर आगे पीछे होते तो ये अस्त नहीं होते। यानी अगर मैं यहीं पर इनको एक और घरों को आगे बढ़ा दूं तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि अस्त नहीं होंगे। और एक एग्जांपल भी अगर हम चाहें तो ले सकते हैं। चलिए वो शनि का ले लेते हैं। इस कुंडली में अगर आप ध्यान देंगे तो सूर्य और शनि एक साथ बैठे हैं 10वें भाव में, और शनि यहां अपनी उच्च राशि में, लेकिन वो सूर्य के बिल्कुल पास में, दोनों की डिग्रियां बिल्कुल बराबर हैं। मैंने इसमें जानबूझकर इसलिए डिग्री नहीं लिखी जिससे आप शॉर्टकट को देखना समझें। और नवांश में दोनों एक ही भाव में,
इसका मतलब शनि पूर्ण रूप से यहां पर अस्त हो गया। तो शनि पूर्ण रूप से यहां पे अस्त हो गया। अब तक ये आपको क्लियर हो गया कि ग्रह अस्त कैसे हुआ, डिग्री कैसे देखनी है, फिर उसका शॉर्टकट नवांश में कैसे देखा जा सकता है। अब सवाल आता है कि जो ग्रह है जो अस्त होता है उसका प्रभाव क्या होता है, या सभी लग्नों पे क्या एक जैसा प्रभाव होता है। बहुत सिंपल से तरीके से इसको समझो। मैं अगर मैथ का टीचर हूं और मैं अस्त हो जाऊं, प्रभाव न दूं, तो आपका क्या नुकसान होगा? आपका नुकसान होगा आप मैथ विषय में कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि जो मैथ का विषय है वो मैं पढ़ा ही नहीं रहा आपको। लेकिन आप पे अपनी सामर्थ्य है, लगन की अपनी सामर्थ्य है, भावों की अपनी सामर्थ्य है और ग्रहों की दृष्टियां। इसका भाव ये हुआ कि आप घर पे भी तो मैथ पढ़ सकते हो, ट्यूशन भी तो पढ़ सकते हो, तो थोड़ा बहुत तो जरूर आएगा आपको। अब इसी को समझिए कि आप साइंस के स्टूडेंट हैं और मैं कॉमर्स का टीचर हूं और मैं आपकी कुंडली में अस्त हूं, तो आपको क्या फर्क पड़ता है? पढ़ाओ मत पढ़ाओ, क्योंकि आपको तो फर्क पड़ ही नहीं रहा। तो बहुत अच्छे से समझिए, जो ग्रह आपकी कुंडली में आपकी लगन में कारक है, अगर वो अस्त होगा तो उसके कारकत्व का नुकसान आपको देखने में आएगा। अब कारक कौन से होते हैं, चलो इसे समझ लीजिए पहले। मेष लगन के लिए बुध और शुक्र अकारक ग्रह हैं, इसके अलावा सभी ग्रह कारक हैं। वृषभ लगन के लिए चंद्र अकारक ग्रह है, बाकी सब कारक हैं। मिथुन के लिए मंगल अकारक है, ये सिर्फ अकारक की लिस्ट है जो मैं दिखा रहा हूं। कर्क लगन के लिए बुध और शनि, सिंह लगन के लिए भी शनि ग्रह, कन्या के लिए मंगल, तुला के लिए गुरु, वृश्चिक के लिए शुक्र, धनु के लिए भी शुक्र, मकर के लिए गुरु, कुंभ के लिए चंद्र और मीन के लिए शुक्र। ये इन लग्नों के लिए ये अकारक ग्रह हैं। इनका अस्त हो, अगर ये ग्रह अस्त होंगे इन लग्नों में, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, कुछ ना कुछ फायदा ही होगा। फिर समझिए, जो ग्रह आपके लिए नुकसानदायक है, अकारक है, आपका भला कर ही नहीं रहा, आपके लिए मारक है, उसका अस्त होना आपके लिए बुरा कैसे हो सकता है? तो निश्चित रूप से शुभ फल प्राप्त होगा। ये चीज क्लियर हो गई कि कारक ग्रह जो आपका मीठा फल देने वाला था, अगर वो अस्त हुआ तो निश्चित नुकसान होगा। अकारक है, फायदा देने वाला नहीं है, बुरा प्रभाव देने वाला है, वो अस्त हो गया तो आपका भला ही होगा, नुकसान नहीं होगा। मान लीजिए मंगल मार्केश है, आपको मृत्यु दे सकता है, और वो अस्त हो जाए तो मारेगा कौन? अब जो मारने वाला है वो तो खुद ही मर गया या कमजोर हो गया। तो ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। अब एक नया सवाल आता है कि प्रभाव क्या होगा हर ग्रह का। मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको एक टीचर का एग्जांपल दे बताया। हर ग्रह का अपना एक खास कारकत्व होता है, खास फील्ड होता है जिसमें वो काम करता है। जैसे सूर्य पिता को बिलोंग करता है, आत्मा को बिलोंग करता है, हमारी सामर्थ्य को बिलोंग करता है, आत्मबल को बिलोंग करता है। मंगल हमारे शौर्य को, तेज को, हमारी तेजी को और गुस्से को कंट्रोल करता है। चंद्रमा को कंट्रोल करता है, इत्यादि इत्यादि। सभी ग्रहों की अपना एक फील्ड है। एक लंब पहले से होनी चाहिए, नहीं तो विषय बहुत लंबा हो जाएगा। ये कि हर ग्रह की अपनी एक उपयोगिता है कुंडली में, अपना एक उसका फील्ड है काम करने का। वो उसी फील्ड का फायदा या नुकसान आपको देगा। यहां तक सवाल हो गए। अच्छा, मान लीजिए कारक ग्रह अस्त हो जाएगा तो क्या सत्यानाश हो जाएगा? बिल्कुल, उस भाव का या उससे मिलने वाले फल बिल्कुल जीरो हो जाते हैं? यह भी सच नहीं है। हर ग्रह की कारकत्व में कुछ मिठास और कुछ कड़वाहट होती है। सब कुछ अच्छा संभव नहीं है, सब कुछ बुरा संभव नहीं है। इसका अर्थ यह निकला कि मान लीजिए शुक्र अस्त हुआ तो शुक्र आपको धन दे सकता है, ऐश्वर्य दे सकता है, प्रेम दे सकता है और चरित्र की खराबियां भी दे सकता है। तो उसके अस्त होने पर आपकी खराबियां घटी और धन भी थोड़ा घटा, तो कुछ हद तक तो फायदा हुआ। लेकिन अगर वो कारक है, जबरदस्त भला है, तो आपको वैवाहिक जीवन के सुखों में, धन की प्राप्ति में सुखों की कमियां महसूस होंगी निश्चित रूप से। और ग्रह अगर बहुत अच्छे हैं, लगन बहुत अच्छी है, उस भाव में अच्छे ग्रह बैठे हैं, उनकी अच्छी दृष्टियां हैं, तो प्रभाव अपने आप घट जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई। अकारक ग्रह है, जैसे इस में देखिए, ये आपको एग्जांपल फिर से दिखाता हूं। ये कन्या लगन की कुंडली है और इसमें मंगल शुद्ध रूप से अकारक ग्रह है। तो मंगल के अस्त होने का इन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि फायदा ही होगा। मुझे उम्मीद है आपको यह बात समझ आई होगी कि प्रभाव कैसे देखना है। हर एक ग्रह हर लगन में अस्त होने पर एक जैसा प्रभाव नहीं देता। अब आता है कि
कोई ग्रह अगर अपनी उच्च राशि में है या नीच राशि में है या वर्गोत्तम है या पुष्कर नवांश में है तो क्या यह स्वग्रही है, ये पांचों अच्छी बातें हमने ले ली, तो क्या उसका वो अस्त हो जाएगा, तो उसका कैसे प्रभाव। देखिए जो ग्रह जैसा भी है आपकी उसकी अपनी सामर्थ्य अपनी जगह, लेकिन अगर वो पूर्ण रूप से अस्त है तो उसके कुप्रभाव अपने आप बढ़ गए, शुभ फल अपने आप घट गए, ये आपको कंफर्म मान के चलना है। यानी उसके अस्त की परिभाषा सबसे ऊपर, मान लीजिए शनि आपका उच्च राशि में है, ठीक है, इस बात को फिर से समझिए कि शनि आपका अपनी उच्च राशि में, एग्जाम्पल पे देख लीजिए, और वो पूर्ण रूप से अस्त हो जाए तो इसका स्पष्ट रूप से अर्थ यह है कि अब उसका प्रभाव उतना प्राप्त हो ही नहीं सकता। बेशक वो उच्च राशि में तब भी अस्त के कुप्रभाव के कारण उसका प्रभाव घट गया। मुझे उम्मीद है यहां तक ये सारी बात तो कुछ समझ में आ ही रही होंगी। अब एक बात आता है कि अगर सूर्य पर खुद ही ग्रहण दोष लग रहा हो, सूर्य और राहु मान लीजिए एक साथ हैं या सूर्य केतु एक साथ हैं, तो क्या ऐसी सूरत में भी सूर्य अस्त कर सकता है? सबसे अधिक ताकतवर है, राजा है ग्रहों का, उसकी सामर्थ्य का कोई ओर छोर नहीं है, 101%। हां कि सूर्य और राहु एक साथ हों, आप पर सूर्य ग्रहण दोष बन रहा हो, तब भी साथ में अगर शुक्र बैठे हैं तो शुक्र अस्त हो जाएंगे, गुरु बैठे हैं तो गुरु अस्त हो जाएंगे, मंगल बैठे हैं तो मंगल अस्त हो जाएंगे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सूर्य को ग्रहण दोष लगा हुआ है, तब भी वो और ग्रहों को पूर्ण रूप से अस्त करने में सक्षम है। तो मेरा ख्याल है कि लगभग सारा विषय मैंने कोशिश की, क्या है अस्त, कैसे होता है, डिग्रियां क्या हैं, अनुभव के हिसाब से हम कैसे उसे देखें, नवांश में किस तरह से देखा जाना चाहिए। ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ अपनी जन्म कुंडली लेनी है। ये फिर एक एग्जांपल मैं रखता हूं, ध्यान से देख लीजिए कि क्या करना है। एक जन्म कुंडली अपनी रखिए, हर जन्म कुंडली में एक जन्म कुंडली और एक नवांश कुंडली आमतौर पर एक साथ बनी हुई होती है। जैसे इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं तो यहां पर सूर्य, शुक्र और गुरु तीनों एक साथ हैं। आपको भी अपनी कुंडली में ऐसे देखना है, और चाहो तो फिर डिग्रियां भी लिखी होती हैं उससे देखो। अब जो ये तीनों एक घर में हैं तो नवांश में जाकर के देखिए कि ये कहां कहां हैं। अगर सूर्य से 3 भाव आगे या 3 भाव पीछे हैं तो कोई चिंता का विषय नहीं है, लेकिन अगर ये 3 भाव से कम यानी 1 भाव, 2 भाव या एक ही भाव में, तो निश्चित रूप से फिर वो पूर्ण अस्त होने का कुप्रभाव देंगे। तो मेरी समझ से ये सारे एग्जाम्पल भी यहां पे हो गए, और आप थोड़ा सा भी प्रयास करोगे तो ये विषय समझने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। अपनी कुंडली को जरूर देखें, क्योंकि इसका बहुत जबरदस्त प्रभाव होता है, और उसका असर कैसे देखना है वो समझाने का मैंने पूरा प्रयास किया। आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं, उसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया है। कितनी फीस देनी है और किस तरह देनी है वो सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। ये सारी बातचीत टेलीफोन पर होगी, इसमें और कोई संशय होगा तो वो आपको जरूर बताया जाएगा, कोई उपाय होंगे तो बताए जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक भी करें और आगे शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।